यस वीडियो लाइव अच्छा लाइव लाइव ना चलिए, हमने तो सोचा था कि आज हो ही नहीं पाएगा। उम्मीद है कि अब तीसरी बार जो हमारी कोशिश है वो कामयाब होगी। तो हम लोग आज मार्क्स को याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन के मौके पर, लेकिन याद कर रहे हैं एक महामारी और लॉकडाउन के इस पूरे दौर में। तो इस दौर में मार्क्स को याद करना बहुत ही प्रासंगिक है। हम सब लोग जानते हैं कि मार्क्स एक क्रांतिकारी यथार्थवादी है। यथार्थ पर खड़े होकर के उसका अध्ययन करके उसी से लड़ते हुए यथार्थ को बदल देना, ये है मार्क्सवाद। और अपनी पूरी जिंदगी भर उन्होंने यही कोशिश की, यही काम उन्होंने किया। कभी हमने मार्क्स को ये कहते हुए नहीं सुना है कि पूंजीवाद धोखा है, साजिश है। तो धोखा और साजिश नहीं कहते थे, वो कहते थे कि भाई जितना भी कठिन हो उसका अध्ययन करो, हर पहलू से अध्ययन करो, उसके अंतर्विरोधों को समझो और फिर उसको बदलने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयारी करो। तो आज इस महामारी के दौर में भी मार्क्स को याद करते हुए हमें इसी रास्ते पर चलना है। तो सबसे पहले ये जो महामारी है, हम सब लोग जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी है और चीन से शुरू हुई। तो भूमंडलीकरण से इसका एक सीधा एक रिश्ता दिखता है। जब चीन में क्रांति हुई थी और कोलंबस की तरह अमेरिका पहुंचा और पूरे यूरोप, अमेरिका, धीरे धीरे अब पूरी दुनिया को, दुनिया के लगभग सभी देशों को उसने अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो बड़े शहर से, औद्योगिक शहरों से, जहां सबसे ज्यादा पूंजी है, सबसे विकसित देश है, अगर हम लोग आज देखें कि जो G20 के देश है और कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित जो 20 देशों की अगर सूची ले ले तो लगभग आपको एक समान दिखाई देगा कि जो G20 के बड़े देश हैं, सबसे ज्यादा विकसित देश है, वही सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित पीड़ित देश है इस समय। तो भूमंडलीकरण से इसका ये सीधा रिश्ता एक दिख रहा है, क्योंकि इसके बगैर हम ये सोच नहीं सकते थे कि एक महामारी इतनी तेजी से कैसे फैल गई। तो ये जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, इतनी तेजी से आज हम लोग एक छोर से दूसरे छोर पे चले जाते हैं। जिस तरह से कैपिटल और कैपिटल के साथ साथ लेबर का, लोगों का जो एक ग्लोबल आने जाने का जो पूरा सिलसिला बढ़ा है, तो उसी के साथ साथ ये वायरस का भी फैलने का पूरा बना है। तो इस ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ये समझना चाहिए, जो मार्क्स को याद करते हैं तो मार्क्स मतलब क्लास स्ट्रगल। तो ये लग सकता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में ये जो महामारी है, इस महामारी से क्लास का कोई लेना देना नहीं है। ये महामारी सबके लिए है। ये बहुत लोग कहते हुए आपको ये दिखाई देंगे कि भाई अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। तो क्या आखिर इस महामारी के सामने आकर के अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया? तो बिल्कुल नहीं मिटा। अगर हम पूरे तथ्यों पर गौर करें तो 35 लाख करीब लोग इस समय दुनिया में कोविड से संक्रमित हैं और 2.5 लाख के आसपास लोग गुजर गए हैं। तो ऐसे हमको सुनाई देगा कि अमेरिका है, यूरोप है, उसमें इटली, फ्रांस से लेके स्पेन, लेकिन इन देशों के अंदर जाकर अगर हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अभी उस तरह से संगठित अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन जो टुकड़ों में खबरें आ रही है तो निश्चित तौर पर उन देशों के अंदर जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो सामाजिक तौर पर हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो ब्लैक हैं, जो जेलों में भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा कोविड में भी मर रहे हैं। और इस बात को याद रखना जरूरी है कि सभी मौतें अस्पताल में नहीं हो रही है। उन विकसित देशों में भी बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनको कह दिया गया कि घरों में रहिए और घरों में रह करके
घर में ही वो कोविड से पीड़ित होकर के मर जा रहे हैं। तो इसलिए जो महामारी है उसकी मार भी गरीबों पर ज्यादा है। और महामारी से निपटने के नाम पर जो लॉकडाउन का रास्ता अपनाया गया, उसकी तो पूरी मार, उसका जो पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा वो गरीबों पर, मजदूरों पर, हमारे प्रवासी मजदूरों पर, सबसे ज्यादा किसानों पर उसका असर पड़ रहा है। तो इसलिए मार्क्स जो हमें हमेशा कहते हैं, हर चीज में लोग कहते हैं कि आप लोग क्लास एंगल ढूंढते हैं, हर चीज को क्लास से जोड़ देते हैं, तो बिल्कुल जुड़ी हुई है ये महामारी, ये लॉकडाउन, आज का ये पूरा संकट, ये बिल्कुल क्लास से जुड़ा हुआ मामला है। और हम इस पूरे दुनिया भर के जो सर्वहारा है, मजदूर हैं, जो कोविड से भी सबसे ज्यादा पीड़ित है, उन्हीं के पक्ष में खड़े होकर के हम इस महामारी से जरूर लड़ेंगे। सेकंड, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आज का जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद इस पूरे महामारी के आगे बिल्कुल लग रहा है कि असहाय है, कुछ इससे लड़ ही नहीं पा रहा है। आज से 100 साल पहले एक महामारी आई थी दुनिया में, स्पेनिश फ्लू के नाम से उसको इतिहास में दर्ज किया गया, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में, और उस महामारी के दौर में ही एक तरह से रूस में इनकलाब हो रहा था। और उसी के बाद आज जिसको हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम जानते हैं, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो रूस के इनकलाब के बाद, उस महामारी के अनुभव के बाद उससे लड़ते हुए धीरे धीरे विकसित हुआ था समाजवादी देशों में। और समाजवाद के दबाव में जो पूंजीवाद ने भी एक वेलफेयर स्टेट का रास्ता अपनाया था, तो वेलफेयर स्टेट्स में ये पब्लिक हेल्थ केयर का सिस्टम बना था। लेकिन बाद के दिनों में जो जैसे जैसे पूंजीवाद में ये निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण हावी होता चला गया, तो ये पूरा आज जो हमारे हेल्थ सिस्टम है दुनिया के लगभग सभी देशों में, समाजवादी कुछ देशों को या कुछ विकसित पूंजीवादी देशों को अगर छोड़ दिया जाए, जहां आज भी कुछ वेलफेयर स्टेट नामक चीज है, बाकी ज्यादातर देशों में ये हेल्थ का जो पूरा कारोबार चला है मुनाफा लूटने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, तो वो जो मुनाफा ओरिएंटेड हेल्थ का बिजनेस है, और ये जो हेल्थ पॉलिसी है, वो हेल्थ पॉलिसी, वो हेल्थ बिजनेस, वो बिल्कुल इस पूरे महामारी के आगे एकदम असहाय है, उसने सरेंडर कर दिया। तो इसलिए एक तो पूंजीवाद के साथ ये अंतर्विरोध बिल्कुल दिख रहा है। दूसरा जो दिख रहा है कि आज जिस तरह से कॉर्पोरेट डेवलपमेंट का जो पूरा मॉडल है दुनिया में, तो उसने, उस पूंजीवाद ने, उस टेक्नोलॉजी ने, उस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के पूरे तांडव ने जो प्रकृति के साथ अन्याय किया है, जो छेड़छाड़ किया है पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, आज पूरे क्लाइमेट के साथ, तो वो अब एक ऐसे जगह पर अब चीजें पहुंच गई है जहां अब ये संभव नहीं है। तो एक तरह से पूंजीवाद एक अनसस्टेनेबल, खासतौर पर उसका ये जो कॉर्पोरेट लूट की, कॉर्पोरेट प्लंडर की जो पूरी नीति है, वो अब चलने वाली नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की जो जरूरत है, जो ह्यूमन नीड और कॉर्पोरेट ग्रीड, ये दोनों के बीच का जो टकराव है वो अब चलने लायक नहीं है। यहाँ आकर के एक तरह से मार्क्स और गांधी कभी कभी एक जैसे सुनाई देते हैं। गांधी ने भी कहा कि भाई सबके ग्रीड के लिए दुनिया में नहीं है। मार्क्स ने कहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी, पूरे कम्युनिज्म के सिद्धांत में है कि सबको अपनी जरूरत के हिसाब से मिले, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। तो लोगों के पास जितनी क्षमता है उस हिसाब से उस समाज को दें और सबको जरूरत के हिसाब से मिले। लेकिन ग्रीड के हिसाब से, कॉर्पोरेट ग्रीड के हिसाब से निश्चित तौर पर दुनिया में ये संसाधन नहीं है, ये दुनिया को बर्बाद करने का रास्ता है। तो आज इस बर्बादी से भी, उसका भी हम खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये जरूर आज इस महामारी ने हमें ये दिखा दिया है, और इस महामारी से हमें ये जरूर सीखना होगा कि पूंजीवाद की इस पूरे पॉलिसी को, इस नेचर के साथ जो हमारा रिलेशन है, इसको फिर से स्थापित करना होगा, समझना होगा। जो अभी तात्कालिक तौर पर जो लॉकडाउन का रास्ता अख्तियार किया गया, इससे तो पूरे सब कुछ ठप पड़ गया। पूंजीवाद में दो सबसे जो बुनियादी चीजें हैं, एक उत्पादन, कमोडिटी का प्रोडक्शन, तो लगभग सभी प्रोडक्शन ठप है। कुछ चीजों को वर्क फ्रॉम होम कह करके घरों में भेज दिया गया। आईटी सेक्टर के हमारे लोग,
हमारे कुछ बच्चों की पढ़ाई भी अभी ऑनलाइन हो रही है। यूनिवर्सिटी तो लगता है कि धीरे धीरे अब ऑनलाइन ही चलने लगेगी। तो कुछ एजुकेशन का मामला है, आईटी सेक्टर की कुछ चीजें हैं, सर्विस सेक्टर की कुछ चीजें हैं, वो हो सकता है घरों से ही हो, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो लगभग ठप। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पूरे यातायात है, एविएशन है, ट्रेन है, ट्रांसपोर्ट है, वो ठप है। दूसरा पूंजीवाद के लिए बहुत जरूरी है कि जो चीज है उसको आप बाजार में बिकती है, हम जाते हैं खरीदते हैं, तो खरीद बिक्री पर लगभग, तो ये जो पूंजीवाद में उत्पादन और जो बिक्री, ये दोनों पर जिस तरह से इस समय लॉकडाउन के चलते एक रुकावट आ गया, तो उसने तो फौरी तौर पर पूंजीवाद के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। तो इसलिए मार्क्स मतलब कैपिटल और कैपिटलिज्म, तो इस कैपिटल और कैपिटलिज्म का आज का जो संकट है कोविड महामारी के इस दौर में, लॉकडाउन के चलते भी, तो उसको समझने में जरूर मार्क्स हमें मदद करते हैं। और मार्क्स के विचारों से अगर हम लैस होंगे तो हम इसको और बेहतर समझ पाएंगे। तीसरा मामला हमारे सामने है स्टेट का। ये भी मार्क्स हमें बताते हैं स्टेट के बारे में। तो जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका एक तो सबसे बुनियादी काम वो है समाज को एक तरीके से नियंत्रित करना, दबाना लोगों को। तो लाठी और गोली, जो हम अक्सर कहते हैं लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, तो लाठी गोली की सरकारें चलती है, ये दमन। तो ये दमन को लेकिन धीरे धीरे जो आधुनिक पूंजीवादी राज्य है उसमें दमन का जो पहलू है, उस दमन के साथ साथ और भी चीजें हैं। वहाँ पार्लियामेंट भी है, वहाँ न्यायपालिका भी है, चुनाव भी होते हैं, नौकरशाही भी है। नागरिकों को ये लगता है कि भाई हमारा भी कुछ काम हो रहा है, हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा, हमारी समस्याओं का कुछ हल होगा। तो इससे एक तरीके से स्टेट का एक पूरा ढांचा बना हुआ है, जहां दमन का जो पूरा उसका कोर है, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट का एक कोर्सिव कोर, वो दबा रहता है और ये बाकी सब तामझाम दिखता है। लेकिन अभी इस समय अगर हम ढूंढेंगे स्टेट को कि स्टेट कहाँ है, जैसे हिंदुस्तान में अगर हम ढूंढेंगे कि स्टेट कहाँ है, स्टेट कहाँ दिख रहा है, मिसाल के तौर पर जो अभी इस समय 2-3 बातें अगर हम ले लें कि लॉकडाउन अचानक जो हुआ और हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स, हमारे प्रवासी मजदूर, वो लाखों की तादाद में सड़क पर आ गए। तो क्या हमें ये पता नहीं था कि ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो घर से बाहर रहते हैं, अब काम अगर बंद हो जाएगा वो घर लौटना चाहेंगे, अगर वो लौटना चाहेंगे तो कैसे लौटेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि आपको दूरी बना के रखना है, तो वो गांव में अगर लौट आएंगे तो वहां फिर भी थोड़ी दूरी बना के चल सकते हैं। लेकिन शहर में जहां वो रहते हैं, जिन झुग्गियों में रहते हैं, जहां एक छोटे कमरे में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, वहां कैसे वो दूरी बना करके चल पाएंगे। तो पूरे माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में सोचा ही नहीं गया। और अब 40 दिन बाद जब फाइनली कहा गया कि नहीं, कुछ ट्रेनें चलेंगी, आप घर जा सकते हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि किराया लिया जाएगा, कभी कह रहा है किराया नहीं लिया जाएगा, ट्रेन कितनी चलेगी, कब चलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो पूरा माइग्रेंट वर्कर जो मामला है, अगर वाकई कोई ऐसा स्टेट होता जो इन चीजों के बारे में सोचता, तो ये कोई कठिन काम नहीं था। एक ट्रेन अगर चले तो एक ट्रेन में 1000 मजदूर चल सकते हैं, 1200 मजदूर आ सकते हैं। और इस समय बाकी ट्रेन तो चल नहीं रही है, तो जो भी ट्रेनें हैं वो इसी काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन ट्रेनों को अगर ठीक से चला दिया जाए तो ये सारे मजदूरों को घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार, हमारे पूरे जो राज्य मशीनरी है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे कि लोग इस समय भूख से पीड़ित हैं। तो हमारे पास अनाज है, पूरे एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं। तो अगर सरकार ये चाहती तो कोई मामला ही नहीं था कि राशन कार्ड है या नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, वो सभी लोगों के पास अनाज पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार इस पर सोचती ही नहीं है, ये राज्य के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। इतनी बड़ी महामारी है तो इसमें अस्पताल में लोग पहुंचेंगे, जो डॉक्टर है वो इलाज करेंगे, उनको मास्क चाहिए, उनको पीपीई चाहिए। अगर डॉक्टर खुद परेशान रहेंगे, डॉक्टर खुद पीड़ित हो जाएंगे, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल, तो इलाज कौन करेगा। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर भी सोचा नहीं गया। तो स्टेट ने इन तमाम चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचा। स्टेट ने क्या सोचा कि हम पुलिस के बल पर लॉकडाउन लागू कर देंगे। स्टेट ने क्या सोचा,
स्टेट ने सोचा कि अगर इसी समय ही मौका है, आरोग्य सेतु एक ऐप बना दो, सबसे कह दो कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप अगर वो फोन पे डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप के जरिए हम लोगों पर निगरानी रखेंगे। तो स्टेट ने सिर्फ लाठी गोली चलाने के बारे में सोचा, लोगों पर एक तरह से निगरानी रखने के बारे में, ये पहरेदारी रखने के बारे में सोचा, लेकिन लोगों को इस दौर में खाना मिलना चाहिए, इलाज होना चाहिए, इसके बारे में स्टेट ने कुछ नहीं सोचा। तो ये जो स्टेट, मॉडर्न स्टेट, जिसके बारे में हम लोग कभी कहते हैं वेलफेयर स्टेट, ये जन कल्याणकारी राज्य है, तो उस पूरे राज्य की असलियत क्या है आज इस संकट में बिल्कुल साफ दिख रहा है। और ये मार्क्स पूरे स्टेट के बारे में जिंदगी भर अध्ययन करते रहे हैं और हमें स्टेट के बारे में बताते रहे हैं। आइए हम पूरे समाज के बारे में सोचें। समाज और हमारी संस्कृति, हमारे पूरे देश के हालात, माहौल, उस पर सोचें। तो एक जो चला, WHO ने भी शुरू में कह दिया और हमारे मोदी जी को भी बहुत अच्छा लग गया कि सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग अब बाद में अभी WHO ने इसको सुधार किया कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें अगर हम मेडिकल एंगल से सोचें तो आदमी से आदमी को ये संक्रमण हो रहा है, वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पहुंच रहा है, तो शारीरिक दूरी बनाकर चलना है। शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा सामाजिक एकता, सामाजिक लोगों के प्रति संवेदना, जागरूकता और एकरूपता, उसकी जरूरत है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुहावरा चला, तो भारत में बहुत सारे लोग, हमने देखा कि ट्विटर पर लोग कहने लगे कि यही तो हम लोग देश में इतने दिन तक कर रहे थे, और उस समय उसको ब्राह्मणवाद कहा गया, उसको छुआछूत कह दिया गया, अस्पृश्यता कह दिया गया। तो आप देख लीजिए कि लोगों को क्या लगा। जो मनुवाद के पैरोकार हैं, छुआछूत के पैरोकार हैं, उनको तुरंत लग गया कि ये, तो वो जो लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी संस्कृति अपनाइए, नमस्ते कीजिए, तो उससे आप एकदम बिल्कुल बचे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे ये लग रहा है फिर से वो छुआछूत की जो उसके पूरे विचार है, अस्पृश्यता की जो पूरी सोच है, तो वो विचारधारा, वो सोच, वो फिर हावी होने की कोशिश कर रही है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से एक सांप्रदायिकता का वायरस, जो कोविड से कम खतरनाक नहीं है बल्कि ज्यादा खतरनाक है, कि पूरे देश में एक सामाजिक बहिष्कार करने का, जगह जगह भाजपा के विधायक पाए जाएंगे, कह रहे कि इनसे फल मत खरीदो। अभी फल बेचने वाले अगर मुस्लिम हैं तो प्रचार हो जाएगा कि भाई ये फल बेचने वाले, ये इसमें कुछ इन्होंने थूक अपना लगा रखा है, इससे फैल जाएगा, तो लोगों इनसे फल मत खरीदो। हमने देखा कि अभी कुछ फल की दुकानों पर ये बैनर दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित। तो विश्व हिंदू परिषद अब ठेकेदार बन गया है कि कहां से आपको फल खरीदना है, हिंदू फलों की दुकान। तो अब देख लीजिए कि किस तरह से इस पूरे दौर में एक सोशल बॉयकॉट, एक इकोनॉमिक बॉयकॉट, एक पूरे समुदाय को निशाना बना करके चल रहा है। तो ये जो सांप्रदायिकता का वायरस है, ये जो नई अस्पृश्यता है, ये सब कुछ तो हमारे समाज में ये गलत विचार, ये सत्ता की और जो दबंग लोग हैं, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनके गलत विचार वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। और मार्क्स हमेशा हमें बताते हैं कि इन विचारों का जो संघर्ष है, इसकी जो लड़ाई है, इस संस्कृति के मोर्चे पर, विचार के मोर्चे पर, ये भी वर्ग संघर्ष है और हमें जबरदस्त तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अंत में हम बात करते हैं कि इस दौर में मार्क्सवादियों को क्या करना चाहिए, वामपंथियों को क्या करना चाहिए, कम्युनिस्टों को क्या करना चाहिए। तो संकट का दौर है, हम सब लोग ये देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त संकट है। ये संकट पूंजीवाद का है, ये संकट स्वास्थ्य का है, लेकिन सबसे पहले ये संकट लोगों का है, गरीबों का है। तो इसलिए अगर हम इसको इस रूप में देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और उस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी जो सबसे ज्यादा वैसे भी उत्पीड़ित है, वैसे भी शोषित है,
वंचित हैं, सबसे ज्यादा इस पूरे संकट का बोझ उन्हीं के ऊपर है। और अब और ज्यादा कोशिश हो रही है कि पूरा जो आर्थिक मंदी आने वाली है कि पूरा बोझ उन्हीं पर लाद दो। तो इसलिए हमें तो बिल्कुल इस संकट के दौर में लोगों के साथ खड़े रहना है, एक नंबर काम। इसलिए हम नॉर्मली देखिए तो हम लोग क्रांतिकारी, हम सुधारवादी नहीं हैं, लेकिन इस दौर में जब लोग भूखे मर रहे हैं, भूख से कोई पीड़ित है, तो उन तक अगर किसी तरह हम अगर भोजन पहुंचा सकते हैं, इससे बड़ा वर्ग संघर्ष कुछ नहीं हो सकता इस समय। तो जो पीड़ित है, जो भूख से पीड़ित है, जो एकदम बिल्कुल संकट, तो जैसे भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, जिस भी तरीके से संभव हो तो उनकी मदद करना इस समय मैं समझता हूं, ये मदद करना ये कोई फिलैंथ्रोपी का काम नहीं है, ये कोई सुधारवादी काम नहीं है, ये कोई नैतिकतावादी काम नहीं है, ये कोई धार्मिक काम नहीं है, ये बिल्कुल एक क्रांतिकारी काम है, एक वर्ग संघर्ष का काम है। और हमारे जितने भी हमारी पार्टी के लोग, अन्य वामपंथी दलों के लोग, केरल में जहां पूरे देश में अभी एक ही सरकार है जो वामपंथियों के नेतृत्व में चल रही है, उस पूरे केरल में जिस तरह से वहाँ का पूरा सिस्टम, वहाँ की पूरी सोसाइटी, वहाँ के सारे लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जरूरी है। जैसे क्यूबा के लोग कर रहे हैं, जैसे बहुत दुनिया के देशों में लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ खड़े होना, मदद करना, ये बहुत बड़ा काम है। सेकंड, हम देख रहे हैं कि इस पूरे दौर में हमारे सामने तो जटिलता है, लॉकडाउन का दौर है। तो लॉकडाउन में रहते हुए तो मोदी जी को तो लॉकडाउन बहुत पसंद है, जाहिर सी बात है कि उनको पसंद आएगा। उनको लग रहा है कि भाई ये तो किसी भी डिक्टेटर को पसंद आएगा, किसी भी तानाशाह को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई देश में कोई लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं चलेगा, कहीं कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कहीं कोई लोग नहीं बाहर आएंगे, लोग कुछ पूछ भी नहीं पाएंगे। वैसे भी लोग जब पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं लोग, लेकिन फिर भी तो वो जनता का कोई दबाव ही नहीं बनेगा। और ये जितना लंबा चलेगा तो वो तो एक, इसलिए लॉकडाउन डिक्टेटर्स के लिए आप कहें तो उनके लिए बिल्कुल सबसे पसंदीदा चीज है। और इसीलिए मोदी जी को बड़ा अच्छा लग गया, वो इस लॉकडाउन के आड़ में अपना काम करना चाहते हैं। तो लॉकडाउन के आड़ में आप देख रहे हैं कि इस देश में जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सारे पैसे जमा कर दो पीएम केयर्स फंड में। वो फंड क्यों बना, कौन चला रहा है, कितने पैसे जमा हुए, पैसे कैसे खर्च होंगे, किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई पारदर्शिता नहीं है। लेकिन ये बता दिया गया कि पैसा वही जमा करना है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने से क्या होगा नहीं होगा वो बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन आप उसमें चले जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये इसका मिसयूज भी होता है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी यहीं तक है कि इसको आपको बता देना कि आप इसको डाउनलोड जरूर करें, दबाव डालना आपके ऊपर, आपको बाध्य करना डाउनलोड करने के लिए, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा और उसका कितना दुरुपयोग होगा इसके बारे में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि जो पहले से ही कोशिश चल रही थी कि इस पूरे देश को एक फांसीवादी निजाम बना दो, लोकतंत्र को खत्म करके एक फांसीवादी निजाम थोप दो। और इसके लिए सिर्फ ऊपर से नहीं किया जा रहा है, सिर्फ संविधान को संशोधन करके नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो एक नागरिक है, जो इस लोकतंत्र में एक इकाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में हमने लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो नागरिक हैं देश के, हम जो देश की जनता है, हमने भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हमने घोषित किया। अब देख रहे हैं कि इसको किस तरह से बदल दिया जा रहा है। और उसको बदलने के लिए जो नागरिक की परिभाषा है, एक तरह से जो माइक्रो एक यूनिट है इस डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का ओवरऑल जो कैरेक्टर है, रिपब्लिक का पूरा कैरेक्टर है, उसको भी मैक्रो लेवल पे बदला जा रहा है। और मैक्रो लेवल पे बदलने के साथ साथ माइक्रो लेवल पर जो एक एक नागरिक है, तो एक नागरिक जिनके पास अधिकार है सवाल करने का, पूछने का, हक मांगने का, हक लेने का, हिसाब लेने का, उन सारे अधिकारों को छीन करके नागरिक को एक प्रजा में, एक गुलाम प्रजा में, एक जिनका एकमात्र काम है, राजा जब कहेगा कि ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, थाली बजाओ तो थाली बजाना है, दिया जलाओ तो दिया जलाना है। तो इस तरीके से नागरिकों को प्रजा में, गुलाम में तब्दील करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, तो इस पूरे लॉकडाउन के दौर में उनको लग रहा है कि ये कोशिश और कारगर हो जाएगी और आसानी से हम कर पाएंगे।
तो हमारा काम है इसका विरोध, बिल्कुल कारगर तरीके से विरोध करना। इसीलिए जो विरोध हम इस पूरे लॉकडाउन और महामारी से पहले कर रहे थे, सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो विरोध कर रहे थे और जिस विरोध ने पूरे देश में एक माहौल बना दिया था, तो हमारे कुछ साथियों को लगता है कि सब कुछ जो किया कराया था उस पर इसने पानी फेर दिया। नहीं, तो वो जो विरोध, उसका जो तेवर बना था, तो एक तरीके से उसी की धारावाहिकता में आज हम इस महामारी का सामना कर रहे हैं। आज हम पूरे इस लॉकडाउन से निपट रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो लॉकडाउन में, ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टे एट होम, घर में रहो, तो स्टे एट होम उसको पूंजीवाद ने कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम, और हम कम्युनिस्टों ने कह दिया कि प्रोटेस्ट फ्रॉम होम, स्ट्रगल फ्रॉम होम। तो घर अगर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, उस घर में ही रह करके हमको इस महामारी से भी खुद का बचाव करना है, लोगों का बचाव करना है, उस घर में ही रह करके उत्पादन करना है, तो उस घर में ही रह करके हमें संघर्ष भी तब करना है। उस घर में ही रह करके हमें अपने पूरे विचार को, उसको और पैना बनाना है, उसमें उसको धारदार बनाना है और उसको काम को करना है। तो हम लगातार इस जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश तो मार्क्सवाद ने हमें सिखाया कि माहौल जैसा भी हो, कहीं क्रांति रूस में जब हुई उस समय कोई लोकतंत्र तो नहीं था, एक जारशाही थी। तो जारशाही के दौर में वहां लोगों ने लड़ करके क्रांति कर ली और एक लोकशाही की ओर लोगों ने कदम बढ़ाया। चीन में भी आप देखेंगे कि जहां जहां दुनिया में आमतौर पर क्रांतियां हुई है, कोई बहुत ज्यादा लोकतंत्र नहीं रहा है, कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कहीं पूरे फ्यूडल दबाव, कहीं इस तरीके से कॉलोनियल रूल, उसके खिलाफ लड़ते हुए लोगों ने किया। तो आज भी इस फांसीवाद से हम लड़ेंगे, विपरीत स्थिति है, इस स्थिति में भी हम लड़ते हुए करेंगे। जैसे ये जो पूरा नया डिजिटल माध्यम है, ये डिजिटल माध्यम तो आमतौर पे हमारे गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं था। भाकपा माले जैसी पार्टी, हमारी पार्टी का जिस तरीके का आधार है, उस पार्टी में बहुत सारे लोगों के पास बहुत फोन नहीं था। हम सारे लोग बहुत हाल के दिनों में आकर के ये फोन इस्तेमाल करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना हम सीख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत तेजी से लोगों ने सीख लिया। और जब लोग सीख रहे हैं तो सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम व्हाट्सएप में जा करके सिर्फ चुटकुले पढ़े, मजाक करें और जो फेक न्यूज हमें परोस दिया जाए हम उसी के उपभोक्ता बन करके रह जाए। हम भी इसका इस्तेमाल करें अपने संघर्ष के लिए, अपने विचार को फैलाने के लिए, जानकारी देने के लिए। और हम देख रहे हैं कि इस पूरे दौर में जिस तरह से पूरे अप्रैल महीने भर और आज के दिन में भी बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह घरों में रह करके लोगों ने जितने तरीके से प्रतिवाद दर्ज किए, जितने तरीके से अपनी आवाज बुलंद की, तो वो निश्चित तौर पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा नया अनुभव है, एक नई ऊर्जा दिखी इसमें। तो इसलिए ये इस दौर में भी वामपंथियों के लिए जो आंदोलनकारी भूमिका है, संघर्ष की भूमिका है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है और इसको हमें बढ़ाना है। आगे हमारे सामने हम जो देख रहे हैं कि एक बहुत जबरदस्त मंदी आ रही है, और तो महामारी और उसके साथ महामंदी और उसके साथ लॉकडाउन। तो अभी तो दोनों की मार झेल रहे हैं, महामारी और लॉकडाउन, इसके साथ एक तीसरा जो आ जाएगा मंदी, और तीनों का मार जब हमारे ऊपर, तो उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बाद जो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी, जरूर आएगी। कल कारखाने भी चालू होंगे, दुकानें भी खुलेंगी, लोगों का काम शुरू होगा, कटनी का काम चल रहा है, मनरेगा का भी काम कुछ चल रहा है। तो काम का मतलब ही है कि उनकी कोशिश होगी कि हम काम के घंटे बढ़ा दें, उनकी कोशिश होगी कि हम छटनी कर दें, उनकी कोशिश होगी कि हम मजदूरी घटा दें, और हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल अपना पूरे अधिकार को लेकर के रहेंगे। तो ये जो लड़ाई का एजेंडा है, ये बिल्कुल आ रहा है, और बल्कि इस लड़ाई में हमें आक्रामक बनने की जरूरत है। क्योंकि ये जो दौर है, हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन किया गया लगातार, जैसे रेलवे का भी निजीकरण की चर्चा हो रही थी और उसकी कोशिश शुरू हो रही थी। लेकिन आज इस दौर में अगर हमारे माइग्रेंट मजदूरों को और कोटा में फंसे छात्रों को अगर लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो हम रेलवे से ही लाएंगे। तो हमें वही चाहिए, अपने पब्लिक सेक्टर। लोगों को खाना खिलाना है, उनके घरों तक खाना पहुंचाना है, कैसे करेंगे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उसको एक तरीके से सबों तक पहुंचाओ। ये हेल्थ केयर पब्लिक सिस्टम, इसमें प्राइवेट हेल्थ सिस्टम से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आज ये दौर है, अगर हम कहेंगे कि ये नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, कम से कम अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करें, तो इन सिस्टम्स को बिल्कुल इसको पब्लिक के हाथ में, पब्लिक के लिए नेशनलाइज करो और पब्लिक के लिए समर्पित करो, पब्लिक के लिए चलाओ। तो ये एजेंडा सेट करने का बिल्कुल समय आ गया। और जो आप देखेंगे कि जो पूरा दौर है, इस दौर में एक तरह से सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। उसकी पूरी जो विफलता है, नाकामी है, जो क्रूरता है, जो जनता के साथ विश्वासघात है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो लेकिन हमारे कुछ साथी कहते हैं कि नोटबंदी के दौर में भी तो ऐसा ही हुआ, लेकिन सब कुछ के बावजूद वो नोटबंदी करके जनता को उल्टा सीधा समझा के उन्होंने अपना राजनीतिक उसका जो श्रेय है उन्होंने ले लिया। तो ये जरूर हमारे सामने ये चैलेंज है कि ये लॉकडाउन, जैसे मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन से हमने इतने लोगों को बचा लिया, नहीं तो लाखों की तादाद में लोग मरते। तो ये डर दिखा करके तो हमें बिल्कुल उनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं, ये लॉकडाउन आपने जो किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी को कह दिया था कि ये इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। आप फरवरी महीने में क्या कर रहे थे? आप मार्च महीने में क्या कर रहे थे? आप उस समय ट्रंप की यात्रा को लेकर के उसी में फंसे हुए थे। आप दिल्ली में दंगे करा रहे थे, आप मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे खराब स्थिति इन्हीं राज्यों में है। गुजरात में सबसे खराब स्थिति है, दिल्ली में खराब स्थिति है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो पूरे इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि इस पूरे लॉकडाउन के मामले में, इस पूरे महामारी से निपटने के मेडिकल तैयारी में जो कमी है, इन सभी मामलों में सरकार को बिल्कुल घेर लेना उसका समय आया है और हमें इसकी बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। तो इस संकट के दौर में जनता के साथ खड़े रहना, उनका साथ देना, इस संकट के दौर में इस लॉकडाउन को एक तरह से मानते हुए भी हम लॉकडाउन को इसलिए नहीं गलत कह देंगे कि भाई मोदी जी ने कहा इसलिए गलत है। अगर लॉकडाउन, क्योंकि उस दौर में देर से ही सही, लेकिन उसने अगर कुछ धीमी कर दी रफ्तार को, तो निश्चित तौर पर उसकी एक प्रासंगिकता थी। लेकिन इसके आड़ में तानाशाही थोपने, इसके आड़ में इस देश में फांसीवादी निजाम को थोपने, इसके आड़ में हमारे सारे संसाधनों को, अधिकारों को छीन लेने और लॉकडाउन और महामारी और महामंदी, ये तीनों को मिला करके जनता के ऊपर दबाव पैदा करने, सारा संकट का बोझ जनता पर डालने, बिल्कुल ये हमें मंजूर नहीं है। और ये हमारे सामने लड़ाई का एजेंडा है। ये सांप्रदायिकता का वायरस हमें मंजूर नहीं है। ये अस्पृश्यता के जो नया फ्रेमवर्क है, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। इसलिए लड़ाई का एक बिल्कुल नया एजेंडा हमारे सामने भी आ गया है। तो और इस एजेंडा को लेकर के जम के तैयारी करनी चाहिए। और अंत में फिर मार्क्स को ही याद करते हुए कि दुनिया की व्याख्या करना, विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जैसी भी दुनिया हो, बिल्कुल विपरीत हो, तब भी उससे हम भाग नहीं सकते, उससे मुंह नहीं चुरा सकते। तो यथार्थ से टकराना होगा और टकराने के लिए उसको समझना होगा, उसको उसका बारीकी से अध्ययन करना होगा, विश्लेषण करना होगा और विश्लेषण करते हुए लेकिन उसको बदल देना होगा। और ये बदलाव एक सोच सिर्फ नहीं है, ये बदलाव एक सपना सिर्फ नहीं है, बदलाव एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक मेहनत है, एक काम है और उस काम को करते रहना है। मार्क्स को अपनी जिंदगी में बस यही तो मौका मिला था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट से लेके, कैपिटल से लेकर के सिर्फ लिखना, घर में बैठ करके, एक देश से जब उनको भगा दिया गया दूसरे देश में जाकर के शरण लेना, और लेकिन तब भी जो भी संभव था उन्होंने किया। पूरे दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का संगठन खड़ा किया, फर्स्ट इंटरनेशनल। जब पेरिस कम्यून हुआ, पहला एक समाजवाद का एक प्रयोग दिखा, एक क्रांति की एक पहली कोशिश दिखी, उसका उन्होंने भरपूर स्वागत किया, अध्ययन किया और उसके संदेश को फैलाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की। लेकिन कोई बड़ी सफल क्रांति देखने का उनको बिल्कुल नहीं मौका था। तो इसीलिए हमें लगता है कि आज के दौर में भी तो क्रांति कहाँ हुई है और कहाँ टिकी है, नहीं टिकी है, वो बिल्कुल एक अलग दौर है, अलग सवाल है। लेकिन आज के दौर में ये दौर हम बिल्कुल नहीं मानते कि ये दौर दुनिया में ट्रंप का और मोदी का और जॉनसन का और इसी तरह के फांसीवाद का ही नया दौर नहीं। ये दौर बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है कि पूंजीवाद पुराने तरीके से चल नहीं सकता। पूंजीवाद और इंसानियत और इंसान के अधिकार और अस्तित्व के बीच का जो टकराव है वो इतने मुखर होकर के और इतने साफ जो दिखने लगा है।
तो निश्चित तौर पर जब लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इससे हम इसको कैसे बदल दें, तो इसलिए बदलाव की भूख, बदलाव की ताकत, बदलाव की तमन्ना, बदलाव का संकल्प मेरे ख्याल से इस पूरे महामारी के दौर में दुनिया भर में फैल रहा है, बढ़ रहा है। और जब ये बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए पूंजी है, हमारे लिए वो चैलेंज है, एक टास्क है, और इसी को लेकर के मार्क्स के बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी ऊर्जा के साथ, उसी बिल्कुल धीरज के साथ, उसी संकल्प के साथ जिसके साथ मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने निभाया था, जिया था, और हम सबके लिए एक मिसाल दी। और आज उनके 202 साल पूरे हुए उनके जन्म के बाद, तो मार्क्स को याद करते हुए यही संकल्प हम सब लोग इस कठिन दौर में, विपरीत दौर में साथ साथ रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे, क्रांति के साथ रहेंगे, और क्रांति के लिए जो कदम उठा है उस कदम को कभी पीछे नहीं हटने देंगे, उस कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू में बहुत देर हुई, लेकिन आप सबों ने फिर भी इंतजार किया। और आपको कैसा लगा, कोई भी सवाल हो इस पर हम लोग और बात करेंगे, और आगे भी ये सिलसिला अगर संभव हो तो हम लोग जारी रखेंगे। बातचीत का ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।